नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आप और कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। बच्चे के 112 डायल करने के बाद बची मां की जान। बोले आरोपियों ने खेत में जबरन पिलाया था जहर। पानीपत जिले के इसराना कस्बे में ट्रक की टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला। जिंदा जले 3 लोग। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और किसानों के गेहूं के एक एक दाने की खरीद की जाएगी, ये कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। वहीं दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक के पेंशन के सवाल पर कहा कि पहले आम आदमी पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। वहीं पंजाब के अधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बैठक चाहे दिल्ली में हो या इंग्लैंड में, जब तक पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सांसद अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर तंज कसा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस में गुटबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस खात्मे की ओर है। स्मूथ प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में, कल थोड़ी चिंता का विषय तो था, आंधी और बूंदाबांदी प्रदेश भर में हुई, पर परमात्मा का सुख है कि किसी तरह का खराबे की हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और अब तक जितनी भी मंडियों के अंदर गेहूं आई है, लगभग 50% को हमने ऑलरेडी गोदाम तक पहुंचाने का काम कर दिया है। लिफ्टिंग स्मूथली चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रोक्योरमेंट डिले होती थी, 15 मई तक जाती थी, इस बार कोशिश करके हरियाणा प्रदेश की प्रोक्योरमेंट को हम 25 से 30 अप्रैल के बीच में समाप्त कर देंगे। किसान का सारा जो अनाज है उसको सरकार गेहूँ को खरीदेगी भी और अपनी गोदाम में पहुंचा के 30 अप्रैल को टारगेट लेंगे कि पेमेंट भी किसान की पूरी तौर पर हम पहुंचा दें। कई जगह ये समस्या आई है, इस हीट वेव की वजह से फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरी डिप्टी कमिश्नर सिरसा से, डिप्टी कमिश्नर जींद से कल रात एक घटना हिसार की भी आई है, तो उसकी हम जल्द एक चिट्ठी निकाल देंगे। कोई भी ऐसी घटना है जहाँ फसल के आग लगने से नुकसान है तो उसको भी जो स्पेशल गिरदावरी के बाद रिपोर्ट एक एडिशनल बना के वो भेज दे कि उनको भी तुरंत मुआवजा रिलीज़ कर दिया जाए। हम कोई डीएक्टिवेटेड हैं। आज के दिन तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना हर पार्टी का अधिकार है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हरियाणा में थे। अम्बेडकर जयंती में जननायक जनता पार्टी ने भी पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करे। कांग्रेस और जो दल है पास वो भी अपने कर रहे हैं। कोई नया दल आके करता है तो उनका भी स्वागत है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत है। उनको शुभकामनाएं। कौन सा चौथा दल है, तीसरा दल है, वो तो उनके ऊपर है। अब आगे स्टेबल रहे तो अच्छी बात है। पहले पंजाब गवर्नमेंट क्लियर करे कि इसको प्रोस्पेक्टिव तौर पे लागू करेंगे या रिस्पेक्टिव तौर पे, कि आज के बाद वाले विधायकों के लिए एक पेंशन रहेगी या जितने पुराने विधायक हैं उनको भी अब एक पेंशन देंगे। ये कानूनी चीज़ें हैं। बोलनी बहुत आसान है। बहुत स्टेटों ने एक गवर्नमेंट में लागू किया और नेक्स्ट गवर्नमेंट में आके बदलने का काम किया। उनके तो 90 में से मेरे ख्याल से 3-4 ही ऐसे हैं जो पुराने हैं और तो सारे फर्स्ट टाइमर हैं। उनके लिए तो इस पॉलिसी का कोई लाभ है और हानि नहीं। पंजाब के अधिकारियों की बैठक चाहे दिल्ली करा ले, चाहे उसको इंग्लैंड ला के तैयारी करा ले, जब तक पंजाब की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होगी, पंजाब की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करी हुई और ये आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि पंजाब में नई सरकार बनने के बाद आज 1 महीने में बजट भी पंजाब सरकार नहीं बना पाई। अब दिल्ली के अधिकारी चाहे बजट बना ले, अधिकारी तो अधिकारी है, सारे यूपीएससी से पास होकर आईएएस अफसर है और मुझे नहीं लगता कि किसी की वर्किंग कैपेबिलिटी में कोई अंतर होगा। जब तक आर्थिक हालात नहीं सुधरेगी, पंजाब नहीं सुधरेगी। सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार द्वारा स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन अंबाला के कई सरकारी स्कूलों में डबल इन्वर्टर न होने के कारण स्मार्ट बोर्ड बंद पड़े हैं, क्योंकि इन दिनों में हरियाणा में बिजली कट काफी बढ़ चुके हैं
वहीं ग्रामीण इलाकों में फसल के कारण सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली कट लगता है, जिसके चलते स्मार्ट बोर्ड धूल फांक रहे हैं और अध्यापकों को चौक के साथ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना पड़ रहा है। वहीं शिक्षा अधिकारी जल्द सभी स्कूलों में डबल बोर्ड लगवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, सरकार ने पीछे काफ़ी स्कूलों के अंदर डिजिटल बोर्ड भेजे हैं, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट बोर्ड के नाम से। वो ऐसा बोर्ड है जो चाहे आप यूट्यूब प्रयोग कर सकते हैं उसमें। अगर बुक्स नहीं है तो टीचर बुक रख के उसके ऊपर प्रोजेक्टर के द्वारा बोर्ड पे आ जाएगा। मतलब खेल खेल में रुचिकर बनाएगा पढ़ाई को। और हमारे ज़िले में अभी तक 164 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड हैं। किसी स्कूल में 2 हैं तो किसी में 5 भी हैं। जितने भी हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हों जो 7 हैं, और चाहे हमारे 41 जो है 41 जो स्कूल प्राथमिक जो विद्यालय हैं जो संस्कृति मॉडल हैं, इन सभी के अंदर ही स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। सर, कई स्कूलों में दिख रहा है कि इन्वर्टर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर तो जनरेटर हैं। अभी दिक्कत आएगी प्राइमरी स्कूलों के हमारे पास में। इसमें से 21 स्कूलों में हमने डबल बैटरी और इन्वर्टर दे दिए हैं। पिछली बार सरकार से ग्रांट आई थी फरवरी के अंदर कि इन 21 स्कूलों के अंदर जो पुराने स्कूल हैं हमारे संस्कृति मॉडल, जिसको हम बैगलेस स्कूल बोलते हैं, उन स्कूलों के अंदर डबल बैटरी और इन्वर्टर भेज दिए हैं। इस वर्ष बाकी जो 20 बचे हुए स्कूल हैं उनके अंदर भी इन्वर्टर बैटरी चले जाएंगे। सर, ग्रामीण इलाकों में बिजली कट लग रहे हैं। सहारनपुर में आज हम गए, वहाँ पर जो है बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि 9 से 6 लाइट जाती है। तो किस तरीके से कब तक उम्मीद है सर, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे बिना लाइट के। हाँ, नहीं, लाइट तो रात में आती है, चार्ज तो हो जाता है बैटरी तो हमारी। बाकी तो चलो, अब कटाई का मौसम है, हर तरह से देखना पड़ता है सरकार को, तो गवर्नमेंट का है वो तो मौजूद नहीं है सर सहारनपुर में। हाँ, वो आ जाएंगे ना, हम कह रहे हैं इस महीने में आ जाएंगे। इससे अगले महीने में जो 20 स्कूल बकाया हैं वो आ जाएंगे, स्कूलों के अंदर भी हम भेज देंगे। मैं श्वेता रानी, जेबीटी इंचार्ज, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय सहारनपुर से, जो अम्बाला 1 में है। सर, मेरे पास 200 के करीब बच्चा है और मेरे पास 2 स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं। सर, ये रेगुलर चलते हैं, लेकिन अभी गेहूं की जो कटाई हो रही है, फसल की कटाई के कारण लास्ट 10-12 दिन से लाइट नहीं आ रही है। लाइट सुबह 9 बजे चली जाती है, शाम को 6 बजे आती है और हमारे पास इन्वर्टर्स नहीं है। जितनी देर एक स्मार्ट बोर्ड में यूपीएस लगा हुआ है, जितनी देर वो यूपीएस काम करता है, यूँ लगा लो आधा घंटा के करीब वो काम करता है, तो उतनी देर वो स्मार्ट बोर्ड चलता है। तो भी हम कैसे पढ़ाई करते हैं बिना ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के? सर, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास चौक बोर्ड तो है। चौक बोर्ड से और हमारे पास जो किट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, उस किट से और खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। सर, निसिंग की अनाज मंडी में एसडीएम सुमित सेहाग ने पहुंचकर मंडी का निरीक्षण किया। लिफ्टिंग बहुत धीमी गति से चल रही थी। इसको लेकर एसडीएम ने तुरंत ठेकेदार को निर्देश दिए कि अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाए ताकि उठान जल्दी हो सके। जब मंडी के अधिक आड़तियों को पता चला कि एसडीएम मार्केट कार्यालय में बैठे हुए हैं तो काफी संख्या में आड़ती कार्यालय में पहुंच गए और बताया कि बारदाने और लिफ्टिंग का कार्य धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने और भी समस्याएं बताई। वहीं एसडीएम अमित सेहाग ने बताया कि वैसे तो मंडी प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन बारदाने की बहुत बड़ी दिक्कत है। एसडीएम ने कहा कि बारदाने की बहुत कमी है और इस कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा निसिंग मंडी में अपने पहले दौरे के दौरान एसडीएम ने कहा कि मंडी में आड़तियों और किसानों को कोई भी परेशानी न आए, इसके लिए मंडी प्रशासन 24 घंटे तैयार है। देखिए, इसको जो है निरीक्षण जो सीज़न में हमारा दायित्व है उसके तहत मैं यहाँ पर आज विजिट पर आया हूँ मंडी पे। मैंने कल ही कार्यभार संभाला था। ऐसे में जो यहाँ देखने में आया है, मेजर 2 समस्याएँ देखने में आई हैं। एक तो लिफ्टिंग स्लो है। लिफ्टिंग के बारे में यहाँ चर्चा की गई विस्तार पूर्वक, और इसमें जो ट्रांसपोर्टर है, ठेकेदार है, उसको हिदायत दी गई है कि वो तुरंत जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ा दे और जो अनलोडिंग के पॉइंट्स हैं उसके उनको बढ़ा दे। एक समस्या जो देखने में आई स्टोरेज पॉइंट की, फूड सप्लाई में खास तौर पर, तो वहाँ डीएफएससी साहब से और डीएम हैफेड से बात की जाएगी कि इनको स्टोरेज पॉइंट जो हैं वो दिलवाए जाएँ ताकि ट्रांसपोर्टर यहाँ से लिफ्ट करके अपना माल वहाँ जाकर अनलोड कर सकें। दूसरी बात जो है मेन, वो आरटीएस स्टेशन और जो मंडी का स्टाफ है हमारा, इनके द्वारा बताई हुई बारदाने की समस्या। काफ़ी समस्या यहाँ पर बारदाने की बुलाई जाएगी, जिस बारे में उच्च अधिकारियों से भी बात की जाएगी और डीएम हैफेड और डीएफएससी से इस बारे में चर्चा की जाएगी और तुरंत बारदाना प्रोवाइड किया जाएगा। सर, अगर बात करें मंडी प्रशासन की, किसी प्रकार की कोई समस्या तो है नहीं है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं, लाइटों का प्रबंध अच्छा किया हुआ है मंडी प्रशासन। लेकिन जो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार जो किसानों की पैदावार है बहुत ही कम है, लेकिन अभी बारदाना पूरा क्यों नहीं मिल रहा है सर?
देखिए, बारदाने की शॉर्टेज के बारे में जैसा मुझे अभी आरटीओ स्टेशन ने बताया है और सेक्रेटरी साहब ने भी मुझे बताया, इस विषय पर चर्चा ज़रूर करेंगे। क्या कारण रहा है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इस समय जो मांग है वो है समाधान की, तो तुरंत प्रभाव से जो है बारदाने हैं प्रोवाइड किए। सर, सड़कों पर भी यहाँ पर गेहूँ पड़ा अभी भी रास्ते में बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन ये बारदाने की कमी के कारण पड़ा हुआ है। कमी के कारण है। वैसे ये कहना चाहेंगे हम कि लगभग जो प्रबंध है वो मंडी में काफ़ी अच्छे किए गए हैं खरीद के लिए, बस सुचारू रूप से खरीद चल रही है। एक ही समस्या जो मेजर देखने में आई वो बारदाने की, इसको दूर करवाने के प्रयास है। जब किसान अपने गेहूँ लेकर आया, कम से कम 3 दिन तक मच्छरों में यहीं बैठा रहा, लेकिन उसको बारदाना नहीं मिलना हुई, तुलाई हुई, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा किसानों को। देखिए, क्योंकि मेरी पहली विजिट थी, मेरे पास आज ही ये समस्या आई है, तो इसका तुरंत समाधान करवाएंगे। बड़ा गंभीर विषय है और इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि क्यों समय पर बारदाना इतना प्रोवाइड नहीं किया जा सका, और जो है जल्द ही इसमें सभी को जो है आड़तियों को और मंडी में। पानीपत जिले के इसराना कस्बे में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पानीपत रोहतक हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, इससे कार में आग लग गई, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं हादसे की सूचना राहगीरों ने कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक तीनों लोग जल चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कार पानीपत से गोहाना जा रही थी। वहीं मरने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव दरियापुर के पास स्थित ढानी मेहताब का मामला है। यहां 11 वर्षीय एक बच्चे ने डायल 112 पर फोन कर कहा कि उसकी मां को किसी ने जहर पिला दिया है, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए 10 मिनट में ही डायल 112 के कर्मचारी मक्खन सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। पुलिसकर्मी ने तड़प रही महिला को गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला की पहचान सोमा देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस नागरिक अस्पताल पहुंची। वहीं महिला के परिजनों को सूचित किया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला को समय पर डॉक्टरी सहायता नहीं मिलती तो वह मर सकती थी। पीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि डायल 112 की मदद से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। देर शाम डायल 112 पर एक 11 साल के बच्चे की कॉल आई थी और उसकी मां को जहर दे दिया गया था, तो तुरंत प्रभाव से डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। महिला की हालत अब ठीक बताई जा रही है, जिसके बाद अब मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर 2 महिलाओं सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि जमीन खरीद फरोख्त को लेकर उसका विवाद था और जिसके चलते ही आरोपियों ने खेत में आकर उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिलाया था। पुलिस का कहना है कि महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में हरियाणा यूथ कांग्रेस की ओर से यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की शुरुआत की गई है और इस अवसर पर हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा सचिव एवं प्रदेश प्रभारी दीपक चोटीवाला, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं यंग इंडिया के बोल के हरियाणा के प्रभारी हार्लिन बराड़ सहित युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कैंपेन का विमोचन किया। जानकारी देते हुए हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बताया कि यंग इंडिया के बोल अभियान प्रदेश के युवाओं को प्रखर तरीके से देश के मुद्दे पर बोलने के लिए खुला मंच प्रदान करता है। इसके जरिए अच्छा बोलने वाले युवाओं को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में काफी प्रतिभा है और इस मंच के माध्यम से ही हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस उस प्रतिभा को तराशने का काम करेगी। उन्होंने देश के युवाओं को युवा कांग्रेस के इस अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। प्रोग्राम है, राहुल जी की एक सोच है कि जो दबले कुचलों की आवाज़ है उनको और बुलंद करना है। तो हम ये बिल्कुल एक रॉ जो टैलेंट है गलियों में से, गांव की गलियों में से वो लेके आ रहे हैं, जो अच्छे बुलारे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको हम अपने इस पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट भी है, जो थोड़ी कांग्रेस की आइडियोलॉजी रखते हैं। तो हम पहले ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसीलिए करते हैं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोई इसमें इंटरेस्टेड लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है और उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है अपनी आवाज़ को रखने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको हम स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं और स्टेट लेवल से फिर नेशनल लेवल पे। आज यंग इंडिया के बोल सीज़न 2 का विमोचन हरियाणा में हुआ है। इसके माध्यम से हम हरियाणा के जो नौजवान हैं उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म, एक खुला मंच हरियाणा युवा कांग्रेस दे रही है। पार्टी से जुड़े हुए लोग या जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और प्रवक्ता के तौर पर पार्टी में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मंच है। इस मंच के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नौजवानों को प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारियां जो है इसमें सौंपी जाएंगी और आने वाले समय में जिलों में, प्रदेश में और उसके बाद 2 अक्टूबर को इसका जो फाइनल कार्यक्रम है वो गांधी जयंती के दिन
यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर होगा, जिसमें हर प्रदेश से चुने हुए जो स्पोक्स पर्सन होंगे, उनमें से जो अच्छे बोलने वाले लोग होंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी दी जाएगी। हरियाणा की बात करूं तो 12 से 13 लोग प्रदेश प्रवक्ता पिछले सीज़न में बनाए गए, और उसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी एक बहन फरीदाबाद से जिनका चयन हुआ था, मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न में ये संख्या बढ़ेगी। प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हरियाणा से नुमाइंदगी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि हरियाणा के नौजवानों में, हरियाणा के युवाओं में बहुत टैलेंट है और उस टैलेंट को जगह देने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को तराशने की ज़रूरत है। और हरियाणा युवा कांग्रेस इस मंच के माध्यम से उस टैलेंट को तराशेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ, युवा कांग्रेस के साथ उनको जोड़ने का काम करेगी। चौखोली में पुरानी रंजिश के चलते दो समुदायों के बीच हुए झगड़े में 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस कर्मचारियों ने आज नागरिक अस्पताल में पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए हैं। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष और उनके बीच देर शाम मामूली कहासुनी हुई थी और आज सुबह आरोपियों ने लाठी और गंडासी से उन पर हमला कर दिया और जाति सूचक शब्द कहे। आरोप है कि महिलाओं पर भी आरोपियों ने हमला किया और मुश्किल से उन्होंने छुपकर अपनी जान बचाई और बीच बचाव के बाद घायलों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान लेकर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। सर, ये कल शाम को झगड़ा हुआ था नाई और चमारों में, तो उनका पसरी का कोई पुराना मामला था। उस बात को लेकर गली में मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे अपने कामकाज से, उस बात को लेकर गली में झगड़ा हुआ। शाम को कहा सुनी होगी, सुबह 6 बजे फिर इनके आपसरी में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अभी एक पक्ष से सरकारी हॉस्पिटल कैथल में एडमिट है, उसके हमने बयान लिख लिए। दूसरे पक्ष से अभी मिलेंगे जाकर। कितने लोग घायल हैं सर? सर, इसमें 3 लोग घायल। 3 लोग घायल हैं। क्या इसमें से 2 लेडीज हैं। पहले कोई सर, कोई पुरानी होगी इनकी अपनी रंजिश। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अब पुलिस कार्रवाई करेगी, डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं ब्राह्मण ब्राह्मण पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शालिंडे कालका में सिद्धपीठ श्री काली माता मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। वीरेश शालिंडे ने पूरी रिद्धि सिद्धि के साथ मंत्रोच्चारण के बीच मां दुर्गा की स्तुति की और देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए मां से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस मौके पर उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। अंबाला की एक जादूगरनी जिले और प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेशों में भी नाम चमका रही है। सबसे खास बात यह है कि ये प्रदेश में एकमात्र महिला जादूगर है। इन्हें अमेरिका की IBM संस्था ने मौका दिया है। ऑनलाइन कंपटीशन में उनका चयन किया गया। अंबाला छावनी की जादूगर काइजा क्वीन यानी कि काजल ने अपने जादू के जौहर दिखाए। वो अपनी कला की छाप अमेरिका जैसे देशों में भी छोड़ चुकी हैं। 20 साल की उम्र में मैंने मैजिक लाइन ज्वाइन की थी और मैं पहले एज ए असिस्टेंट का मैंने काम किया है अदर मैजिशियन के साथ। तो धीरे धीरे मुझे कुछ लगा कि मुझे भी ये जादू सीखना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे जो साथ जो काम करते थे, जो मेरे गुरु थे और मेरी फैमिली ने मुझे आगे प्रोत्साहित किया कि आगे बढ़ो, कि मैं आगे बढ़ती रही। अच्छा लगा मुझे। और मैंने कभी ऐसा कोई, मेरी जो फैमिली ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आगे, फैमिली ने भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया मेरे लिए कि मैं किसी टाइम भी आ सकती हूँ, किसी टाइम भी जा सकती हूँ। उल्टा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।